आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन वीडियो में। और आज की वीडियो मेरे भाई एकदम बेहतरीन होने वाली है, एकदम शानदार होने वाली है, क्योंकि मेरे भाई हम आज वो सभी अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वही अभिक्रिया है मेरे भाई जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। और ये हम पढ़ा रहे हैं मेरे भाई कक्षा 10वीं विज्ञान का ये पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग एकदम क्रम से पढ़ते आ रहे हैं, एकदम सिस्टम से पढ़ते आ रहे हैं मेरे भाई, ढंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और ये मेरे भाई हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, इससे पहले हमने 5 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए देखिए मेरे भाई हम लोगों ने मेरे भाई संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया, हमने मेरे भाई वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया, हमने मेरे भाई विस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझा कि विस्थापन अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। हमने मेरे भाई ऊष्माक्षेपी के बारे में पढ़ लिया है, हमने मेरे भाई ऊष्माशोषी के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, ये हमने लेक्चर नंबर किसमें 5 में हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज मेरे भाई ये जितनी भी अभिक्रिया आपको दिख रही है ये सारी की सारी अभिक्रिया मेरे भाई आज हम एक वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और ये सारी की सारी अभिक्रिया मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। ठीक है, तो इस आधार पे मेरे भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा मेन मकसद होने वाला है कि पेपर को पास करना। ठीक है, पेपर में बढ़िया नंबर हमको लेके आना है, उस आधार पे मेरे भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडाक्स अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कंफ्यूजन क्यों होता है इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में अंतर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये दूसरे चैप्टर से उठा के इसी चैप्टर में एडजस्ट कर दिया हूं। ठीक है, क्योंकि हम अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो पूरी तरीके से ढंग से अभिक्रिया पढ़ ले। ठीक है, तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया क्या होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, तो इतनी सारी मेरे भाई अभिक्रिया हम लोग क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लगाइए मेरे भाई, पहली हेडिंग आप लोग लगाइए रेडाक्स अभिक्रिया। ठीक है, चलिए देखिए रेडाक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। रेडाक्स अभिक्रिया उन अभिक्रियाओं को कहते हैं जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं। अब आप बोलोगे भैया कि ये ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं, पहले आइए इसके ट्रिक को समझ लेते हैं। ठीक है, फिर हम ऑक्सीकरण और अवकरण को सबसे पहले समझेंगे। देखिए यहां पे मैं क्या लिखा हूं, रेडॉक्स। एक बार मीनिंग पढ़िएगा मेरे भाई, REDOX। आपको जो आगे रेड दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब होता है रिडक्शन, इसका मतलब होता है मेरे भाई रिडक्शन। ठीक है, पीछे जो आपको OX दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब होता है मेरे भाई ऑक्सीडेशन, इसका मतलब होता है मेरे भाई ऑक्सीडेशन। यदि मैं इसको हिंदी में बात करूं तो रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। ठीक है, और मैं इसकी बात करूं तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। जब इन दोनों को मेरे भाई जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास कौन सी अभिक्रिया प्राप्त होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया प्राप्त होती है मेरे भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान देना, हमारे पास क्या है, रेडॉक्स है। रेडॉक्स में आगे रेड में क्या है, रिडक्शन, OX का मतलब ऑक्सीडेशन। इन दोनों से मिलकर मेरे भाई क्या बना है, रेडॉक्स बना है। तो मैं भी तो वही कर रहा हूं, ऑक्सीकरण और अपचयन जिन अभिक्रियाओं में होती है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यही बस इसकी परिभाषा है, ऑक्सीकरण और अपचयन जिन अभिक्रियाओं में दोनों होती हैं उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और आपकी सबसे पहले ये पूछोगे भैया कि ये अपचयन और ऑक्सीकरण क्या है। ठीक है, आप ये बिल्कुल पूछोगे भैया कि अपचयन और ऑक्सीकरण क्या है। चलिए देखिए, जब मैं अपने टाइम पे मेरे भाई पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी कि ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण है, कौन सी अभिक्रिया अपचयन है। इसके लिए मेरे भाई मैंने एक ट्रिक बनाया। ठीक है, और आज तक मेरे भाई वो ट्रिक मुझे याद है अभी तक। ठीक है, मैं आपको भी वो ट्रिक बता रहा हूं, पहले ये ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए इन दोनों की परिभाषाएं दो होती है, एक इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में अलग होती है और जुड़ने वाले संदर्भ में अलग होती है। तो दो जगह इसकी अलग अलग परिभाषा होती है। दोनों परिभाषाओं को हम लोग लिखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, एक एक चीज को सीखेंगे। ठीक है, पहले देखिए ये क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, ऑक्सी लिखा हुआ है। तो इस अभिक्रिया में मेरे भाई ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना हो और हाइड्रोजन का हटना हो। ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या होगा मेरे भाई, जुड़ेगा।
ठीक है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होती है मेरे भाई, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ट्रिक यही है मेरे भाई, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। अगर ये जुड़ेगा तो ये हटेगा, मतलब यहां पे किसको हटाएंगे हम, हाइड्रोजन का हटना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और यहां पे किसका हटा होगा, यहां पे हाइड्रोजन हटा तो यहां पे मेरे भाई कौन अब हटेगा, ऑक्सीजन का हटना, ठीक इसके विपरीत होता है, ठीक है। यहां पे ये जुड़ेगा तो यहां पे ये हटेगा, यहां पे ये जुड़ेगा तो यहां पे ये हटेगा। अब इसी के अनुसार मेरे भाई हम अपनी परिभाषाओं को बोलते हैं। अब इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन का विनाश होती है यानी हानि होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आसान है कि नहीं है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का लाभ होता है यानी हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटती है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये रही मेरे भाई परिभाषा नंबर 1। मैंने आपसे क्या कहा था कि ऑक्सीकरण और अपचयन की दो परिभाषा होती है, तो ये कौन सी परिभाषा है मेरे भाई, परिभाषा नंबर 1 है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा नंबर 2, ठीक है। तो पहले हम इसके एग्जाम्पल को लिख लेते हैं, फिर इसके परिभाषा को लिख लेते हैं जो हमें एग्जाम में लिखना है, ठीक है। चलिए मेरे भाई लिखिए आप लोग, ये मैं जो आपको बताया हूं, ठीक है, ये मैं जो आपको बताया हूं, ये ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा 1 की ट्रिक थी, ये पहली परिभाषा थी। लिखिए इसकी परिभाषा, मैं इसकी परिभाषा यहां पे लिखवा रहा हूं, ठीक है। लिखिए वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक द्वारा, लिखिए किसी तत्व या यौगिक द्वारा, ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना व ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व यौगिक द्वारा हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं मेरे भाई, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन को ही मेरे भाई अवकरण कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं इसे अवकरण भी लिखा गया होता है, तो ये भी पॉइंट मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। एनसीईआरटी का एग्जांपल मेरे भाई दिया हुआ है, आपके बुक में दिया हुआ है मेरे भाई, एनसीईआरटी का एग्जांपल मैं आपको लिखवा रहा हूं। यदि मेरे भाई कॉपर ऑक्साइड को यदि हाइड्रोजन गैस के संग यदि मैं मिलाता हूं तो कॉपर यहाँ पे अलग हो जाता है और हमारा जल क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई कि किस तरीके से ये हमारा ये कौन सी अभिक्रिया होगी, कैसे हम इसको पहचानेंगे। ट्रिक इसकी देखिए, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, हाइड्रोजन का जुड़ना, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, अरे यस या नो, प्लस का मतलब क्या होता है, जुड़ना, तो हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया हो गई मेरे भाई, अपचयन अभिक्रिया हो गई। मैंने आपसे दूसरा भी कहा था कि ऑक्सीजन का हटना, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हट के, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गई, हट गई, यहाँ पे मेरे भाई क्या हो गया, देखो यहां से यहां आते वक्त मेरे भाई कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। तो मैंने आपसे वही तो कहा था, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, ये क्या होगा, ऐसे लिख लेना आप लोग। यहां पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन का हटना, ठीक है, कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अरे यस या नो, आपको थोड़ा सा भी यदि मेरे भाई समझ में आया होगा तो आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो मैं आपको लिखवाया हूं ये अपचयन अभिक्रिया लिखवाऊं, इधर मैं जो लिखवाऊंगा वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखवाऊंगा, ठीक है। मैं दोनों एक ही जगह लिखवाऊं ताकि आप कभी भी जब आपका एग्जाम है वहां पे जब आप इसको रिवाइज करोगे तब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर क्या होता है, ठीक है। चलिए हम इसे इरेज कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, ठीक है। लिखिए परिभाषा इसकी, ठीक है, ये मैं लिखवा रहा हूं
ऑक्सीकरण की परिभाषा देखो, यहां पे इसको कहते हैं अवकरण, ठीक है। यहां पे देखो अपचयन इसको कहते हैं, इसको कहते हैं उपचयन, ठीक है। कभी आपसे कंफ्यूजन कर दे सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं अपचयन, इसको कहते हैं उपचयन, इसको कहते हैं अपचायक, इसको कहते हैं उपचायक, ठीक है। तो बस आपको ये नाम याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में यही नाम दिया गया है, इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी परिभाषा लिख देते हैं। ये परिभाषा सेम होने वाली है, बस यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन का जुड़ना, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। तो हम सेम परिभाषा लिखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक द्वारा, लिखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक द्वारा, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऐसे लिखना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हानि होना या नुकसान होना या निकलना, और हाइड्रोजन का नुकसान होना, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सर इसका बढ़िया सा एग्जांपल हमको दीजिए। बिल्कुल भैया, हम आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देंगे आपके एग्जाम के अनुसार, ठीक है। देखिए, यदि मेरे भाई कॉपर को यदि मैं ऑक्सीजन के संग यदि मिलाता हूं ना, यदि मैं कॉपर को ऑक्सीजन के संग मिलाता हूं तो ये कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। आप जानते हो, बहुत सारे लोग आप इसको जानते हो, इस अभिक्रिया को, ठीक है। आप इसको जानते हो, कार्बन के संग यदि आप ऑक्सीजन मिलाते हो तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, यस या नो? आप मेरे भाई ये जानते हो कि हाइड्रोजन के संग ऑक्सीजन को यदि हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? H2O मिलता है, यस या नो? आप लोग इतनी सारी अभिक्रिया को कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा होगा या कहीं ना कहीं जरूर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आप इन तीनों अभिक्रिया में क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का मेरे भाई क्या हो गया? जुड़ना। ऑक्सीजन क्या? जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जब ऑक्सीजन का जुड़ना हो तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो देखिए, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। कॉपर इधर कितना है? 1, यहां भी 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इसलिए यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो कॉपर भी कितना हो गया मेरे भाई? 2 हो गया। तो इधर भी हम कॉपर को 2 बना लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इधर कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु, तो ये संतुलित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 परमाणु है, तो यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों अभिक्रिया मेरे भाई आप लिख सकते हो, आपका जो मन करे आप इसमें से कोई भी अभिक्रिया उठा के आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। ये तीनों की तीनों मेरे भाई कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया कौन सी हो गई? अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया तो बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल हमको यहाँ पे समझ में आ गया। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि ऑक्सीकरण और अपचयन की एक और परिभाषा होती है, हाँ या ना? तो हम उस परिभाषा को भी लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम उस परिभाषा को लिखते हैं। देखिए, तो आपको एक बार ऐसा डायग्राम एक और आपको बनाना है, ठीक है। आपको एक ऐसा डायग्राम एक और आपको बनाना है और आपको यहाँ पे लिखना है मेरे भाई। अब देखो ये दूसरी परिभाषा है, ठीक है। मैंने आपको पहली परिभाषा बताया था, ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की ये दूसरी परिभाषा है, ठीक है। देखिए एक चीज आप लोग देखिए मेरे भाई, यदि 11 सोडियम है, ठीक है, यदि इसकी ऑक्सीकरण संख्या यदि हमको निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे मेरे भाई तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तीसरे को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, यानी किसी को दे देता है, ठीक है। ये सोडियम क्या करता है मेरे भाई? अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग देता है, यानी दे देता है, ठीक है। जब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो सोडियम पे 1 प्लस चार्ज हो जाता है, यानी 11 सोडियम 1 प्लस चार्ज, ठीक है। यस या नो? जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 3 प्लस,
एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 1 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 2 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 3 माइनस। ठीक है, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। देखो मेरे भाई यहां पे मैं क्या लिखा हूं, प्लस। प्लस का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, कमी हुई है। मेरे भाई हमने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, दे दिया। तो हमारे पास पहले कितना थे, 11, अब कितना हो गए, 10। तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लेकिन इसकी संयोजकता में मेरे भाई वृद्धि होती है। इसकी धनात्मक संयोजकता में मेरे भाई वृद्धि होती है। ठीक है, लिखना, इसके धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है। यस या नो, वृद्धि होती है। मेरे भाई एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो 1 प्लस चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो 2 प्लस चार्ज होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना ही ज्यादा प्लस का मान बढ़ेगा। तो वही तो मैं लिखा हूं कि धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होगी। जितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतना ही धनात्मक संयोजकता की वृद्धि होगी। और जितना इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन मेरे भाई यदि ग्रहण करेगा, मेरे भाई कमी हो गई, और एक मेरे भाई ग्रहण करेगा। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन का मेरे भाई ग्रहण होगा या किसी से लेगा इलेक्ट्रॉन, तो उतना ही मेरे भाई ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि होगी। तो ठीक इसका मेरे भाई यहाँ पे उल्टा होता है अपचयन में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पे कमी है तो यहाँ पे क्या होती है मेरे भाई, वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे भाई क्लोरीन है। ठीक है, ऐसे देखो मेरे भाई, आप एग्जाम्पल से सीखो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मेरे भाई क्लोरीन है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, परमाणु भार 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है मेरे भाई, 2 8 7। अब इसके बाहरी कक्षक को पूरा करने के लिए मेरे भाई 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तब ये बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन मेरे भाई क्या करता है, ले लेता है। ठीक है, क्लोरीन क्या करता है मेरे भाई, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन मेरे भाई ले लेता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है मेरे भाई, वृद्धि हो जाती है। पहले तो ये 17 थे, एक किसी से ले गया, अब इसके पास टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। तो मेरे भाई मैंने आपसे क्या लिखा था कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो मेरे भाई इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 17 क्लोरीन, एक किसी से लिया है इसलिए उधार है, इसलिए हम 1 माइनस लगाते हैं। तो ऋणात्मक संयोजकता में मेरे भाई वृद्धि होती है। लिखना, ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए सीखिए मेरे भाई, आप लोग एक बार फिर से सीखिए। ऋणात्मक संयोजकता मेरे भाई क्या होती है, वृद्धि होती है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 1 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो 3 माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो 1 प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो 2 प्लस चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो 3 प्लस चार्ज होते हैं। ठीक है, ठीक है। एग्जाम में यदि आपसे मेरे भाई यदि पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण और अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया में किसकी परिभाषा लिखेंगे, तो हम पहला वाला ही परिभाषा लिखेंगे जो मैंने आपको अभी पिछले बताया। ठीक है, ये मेरे भाई मैं आपको उस तरीके से बताऊं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा इसमें होता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को कैसे हम पहचानेंगे। इसकी मेरे भाई 2 परिभाषा होती है, इसकी 2 ट्रिक होती है, 2 जगह पे मेरे भाई अलग अलग उपयोग करते हैं। ठीक है, ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। मेरे भाई देखो हम इसके एक एग्जाम्पल को लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि अपचयन अभिक्रिया को हम रिडक्शन कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया में मेरे भाई इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है और ऋणात्मक संयोजकता की भी वृद्धि होती है। ये दोनों बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना, आप सारा भी कोई भी इक्वेशन बना लोगे। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, पहले ध्यान से सीखिएगा। देखो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे संयोजकता की क्या हो गई है, वृद्धि हुई है। जैसे देखो ये हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारे पास क्लोरीन माइनस बन गया। यहां पे कितनी संयोजकता थी, 0 थी। अब ये वृद्धि हो गई, इसकी संयोजकता 1 बढ़ गई। अगर यहाँ पे 2 बढ़ता तो इसकी संयोजकता कितनी बढ़ जाती, 2 बढ़ जाती। अगर यहाँ पे 1 और माइनस लगा देता तो इसकी संयोजकता कितनी बढ़ जाती, 3 बढ़ जाती। चलिए देखिए तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ऋणात्मक संयोजकता में मेरे भाई वृद्धि होगी। यहां से मेरे भाई क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो जब ऋणात्मक संयोजकता मेरे भाई वृद्धि होगी तो ये मेरे भाई क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल को हम लिख लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे मेरे भाई हाइड्रोजन सल्फाइड के संग यदि हम क्लोरीन गैस को मिलाते हैं तो मेरे भाई हमारे पास निर्माण होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सल्फर हमारा क्या होता है मेरे भाई, अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए हम यहाँ पे सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से रिडक्शन अभिक्रिया हुई है यानी अपचयन अभिक्रिया हुई है। देखिए यहां हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन पर कितना आवेश है,
कोई आवेश नहीं है। ये मेरे भाई परमाणुओं की संख्या है, नीचे है परमाणुओं की संख्या, लेकिन इस पर आवेश कितना है मेरे भाई, कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए क्लोरीन पे कोई भी आवेश नहीं है। यहां पर कितना आवेश है क्लोरीन पर, एक आवेश है मेरे भाई, ये यौगिक है। देखो ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। अब सभी को पता है कि हाइड्रोजन के पास एक प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन के पास एक माइनस चार्ज होता है। आपस में क्या बना लिए, संयोग कर लिए। संयोग करने के बाद मेरे भाई ये क्या बना दिए, HCl बना दिए। जब तक इनके पास प्लस माइनस नहीं होगा तब तक ये यौगिक नहीं बनेंगे। यानी क्लोरीन के पास कितना हो गया मेरे भाई, एक माइनस। तो यहाँ क्लोरीन के पास कितना हो गया, यहां से यहां तक आने में क्लोरीन के पास कितना हो गया, एक माइनस हो गया। यस या नो। तो मेरे भाई जब क्लोरीन मेरे भाई जब ऋणात्मक संयोजकता में जब वृद्धि होगी, तो मैंने आपको वही तो कहा था कि ऋणात्मक संयोजकता में यदि वृद्धि होगी तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, यहां पे आप लोग सीखिए कि धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है तब क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए सोडियम का मतलब एक प्लस मेरे भाई यदि हम त्याग करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं तो एक प्लस लगाया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए हमारे क्लास 10th का पहला समीकरण को लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को यदि हम मिलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है जो सफेद चूर्ण होता है, ठीक है। संतुलित कर लेते हैं, यहां भी 2 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है, और यहां भी 2 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान से देखो, मैग्नीशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, मैग्नीशियम के पास कोई भी संयोजकता नहीं है, यानी इसके ऊपर ना प्लस चार्ज है ना ही माइनस चार्ज है, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे देखिए MgO, संतुलित करके एक बार देखिए मेरे भाई, MgO ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस होता है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस होता है। यस या नो मेरे भाई। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 2, 6, बाहरी कक्षक में पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज हो जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम परमाणु भार कितना, 12, परमाणु क्रमांक कितना, 12, 2, ठीक है, 2, 8, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देता है, इसलिए इसके ऊपर कितना प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज, ठीक है। अब देखो मेरे भाई ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 प्लस 2 माइनस 2 आपस में ये क्या होते हैं मेरे भाई, कट जाते हैं। जब बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, कट जाते हैं, और हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पे मेरे भाई किस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, मैग्नीशियम के ऊपर कितना प्लस चार्ज था, 2 प्लस चार्ज था, इसलिए मेरे भाई मैग्नीशियम के ऊपर कितना प्लस चार्ज यहाँ पे हो गया, 2 प्लस चार्ज। ये यौगिक बनने के लिए मेरे भाई इसको 2 प्लस चार्ज मेरे भाई इस -2 चार्ज के संग क्या करना पड़ा, मिलाना पड़ा, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई कि जब यौगिक का निर्माण होता है, अगर मेरे भाई एक यदि धनात्मक संयोजकता में मेरे भाई वृद्धि होती है तो वो मेरे भाई ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ऋणात्मक संयोजकता में मेरे भाई वृद्धि होती है तो वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे ऋण वाला बढ़ रहा है तो ये अपचयन, यहाँ धन वाला बढ़ रहा है इसलिए ऑक्सीकरण होगा, इसलिए मेरे भाई ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल ये हो गया, इसका एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। समझ में आया आप लोग को, तो बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया हम लोग, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं, ठीक है, इसको कहीं भी मत लिखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहां तक मेरे भाई हमने सीखा कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या क्या होती है, ठीक है। अब हम लोग सीखने वाले हैं मेरे भाई कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहते हैं। तो मेरे भाई रेडॉक्स अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा लिखते हैं। लिखिए इसका परिभाषा, ठीक है, ये मैं लिखवा रहा हूं रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा, ठीक है। लिखिए वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, अपचयन रिडक्शन दोनों साथ साथ होती हैं, थोड़ा जल्दी लिखना, ठीक है, थोड़ा दोनों साथ साथ होती हैं, उसे
रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया अक्सर ऊष्माक्षेपी, ये अभिक्रिया अक्सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, सिंगल आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, जब जिंक के संग कॉपर सल्फेट के विलयन को मिलाया जाता है, ठीक है, तो SO4 जिंक के संग चलाता है, ZnSO4 प्लस कॉपर हमारा अलग हो जाता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का सिर्फ एकमात्र अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया की, यही पूछेगा ही, इससे अलावा आपको कोई पूछ भी नहीं सकता है। ठीक है, निश्चिंत रहना आप लोग। देखो यहां पे ऐसे देखो, जिंक के ऊपर कितना प्लस और माइनस चार्ज है, कोई भी प्लस और माइनस चार्ज नहीं है, तो यहां पे जिंक के ऊपर कितना प्लस चार्ज, 0 है। आ जाओ यहां पे देखो, इस जिंक के पास कितना प्लस चार्ज है, 2 है। अरे यस या नो मेरे भाई, आप सभी को पता है मेरे भाई कि SO4 के पास 2 माइनस होता है, हाँ या ना। जिंक के पास कितना प्लस होगा, 2 प्लस होगा। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देखना, जिंक के पास 2 प्लस चार्ज होते हैं, 2 से 2 मिलके मेरे भाई आपस में कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पे जिंक के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया मेरे भाई, कितनी संयोजकता हो गई, 2 संयोजकता हो गई। तो मेरे भाई यहाँ पे धनात्मक संयोजकता की क्या हो गई, वृद्धि हुई है मेरे भाई। प्लस वाला मेरे भाई जब बढ़ता है तो ये ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, ऐसे लिखना, धनात्मक संयोजकता, धनात्मक संयोजकता की वृद्धि हुई है। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि 0 से +2 में गए हैं, 0 से +2 में गए हैं, तो जब 0 से +2 में गए हैं, धनात्मक संयोजकता की वृद्धि हुई है, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी मेरे भाई, ऑक्सीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी मेरे भाई, ऑक्सीकरण कहलाएगी। ठीक है, अगला देखिए देखो कॉपर के पास यहाँ पे कितना संयोजकता है, 2 संयोजकता है, यस या नो। अरे SO4 के पास 2 माइनस होगा तो कॉपर के पास 2 प्लस होना ही होना है। अब देखो यहां पे कॉपर कितना हो गया, 0 हो गया। यहां पे कॉपर के पास कितना था, 2 था। यहां कॉपर के पास कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये घट रहा है कि नहीं घट रहा है, ये घट रहा है। तो जब ये घट रहा है तो मेरे भाई क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। इसमें 2 माइनस हुआ है, तो जब 2 माइनस हुआ है, घट रहा है, तो ये मेरे भाई क्या कहलाएगा, अपचयन। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, ऐसी अभिक्रिया को मेरे भाई रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको, तो बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल हमको समझ में आया, यही मेरे भाई हमारा कंसेप्ट है, यही हमारा तरीका है। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। एक तरफ हम उत्क्रमणीय लिख देंगे, एक तरफ अनुत्क्रमणीय लिख देंगे, और उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल को लिख देंगे। फिर हमारे पास मेरे भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, यही बस हमें इतना पढ़ना है, और यहां तक हमारा चैप्टर मेरे भाई पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए इसे, लिखिए अगला हेडिंग डालिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। जब हम सारे रिएक्शन को पढ़ रहे हैं तो मेरे भाई एक ही जगह हम उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, IRREVER, इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखो दोनों में फर्क क्या होता है, सबसे पहले ये समझिएगा। ठीक है, ठंडी का मौसम आता है, बोलोगे हाँ भैया ठंडी का मौसम आता है। आप मार्केट में जैकेट खरीदने जाते हो, बोलो हाँ भैया। कोई ऐसा दुकानदार जैकेट देता है जिसको आप सीधा भी पहन सकते हो, उल्टा भी पहन सकते हो, हाँ या ना। बिल्कुल, कपड़े भी ऐसे होते हैं कि कई आप सीधा भी पहन सकते हो, उल्टा भी पहन सकते हो। वही मेरे भाई चीज यहाँ पे होता है। आप
अभिकारक से उत्पाद बना सकते हो, उत्पाद से अभिकारक बना सकते हो। ऐसी अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपसे पूछता है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है, किस अभिक्रिया के द्वारा होता है, याद रखना, ठीक है। देखिए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जो एक बार यदि परिवर्तित हो जाए तो दोबारा वापस अभिकारक में नहीं उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं मेरे भाई अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। चलिए इसके ट्रिक लिख लीजिए। जैसे देखिए, ये हमारे पास अभिकारक हो गए और ये हमारे पास बन गए A+B से हमने क्या बना दिया, C+D बना दी। वापस मेरे भाई हम इसको A+B बना सकते हैं। दोनों तरफ अभिक्रिया होती है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे A+B है और सिर्फ एक ही तरफ मेरे भाई बने C+D, तो ये मेरे भाई अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यहां से यहां हम जा सकते हैं, यहां से यहां वापस आ सकते हैं, ठीक है। यहां से यहां जा सकते हैं लेकिन यहां से यहां वापस नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। वह रासायनिक अभिक्रिया, मैं आपको मेरे भाई दोनों एक ही तरफ आपको लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको दोनों चीज समझ में आए, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें, ठीक है, उत्पाद दोबारा अभिकारक में बदल जाए, जिनमें उत्पाद दोबारा अभिकारक में परिवर्तित हो जाए, अभिकारक में बदल जाए, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, बार बार आपसे पूछा जाता है, हैबर विधि द्वारा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का निर्माण, ठीक है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, जब मेरे भाई नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के संग मिलाया जाता है तो NH3 प्राप्त होता है, इसे हम कहते हैं मेरे भाई अमोनिया। इसी को हम क्या कहते हैं, NH3 को मेरे भाई हम लोग कहते हैं अमोनिया, ठीक है। देखो वापस मेरे भाई इससे हमने ये बनाया, वापस हम इससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं, ठीक है। यह विधि मेरे भाई कौन सी विधि कहलाती है? हैबर विधि कहलाती है। आपसे बार बार ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। देखो संतुलित कर देते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे किसका गुणा कर देते हैं, 3 का कर देते हैं, ठीक है। 3 हाइड्रोजन है तो हमने किसका गुणा कर दिया, 3 का कर दिया, ठीक है। हाँ, ये सारी की सारी गैस है, ये नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी क्या है मेरे भाई, गैस ही है, ठीक है। ये कौन है, अमोनिया है, ठीक है। और ये क्या है मेरे भाई, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है। जब नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के मिलाया जाता है तो अमोनिया का निर्माण होता है, ठीक है। इस विधि को हम लोग कौन सी विधि कहते हैं, हैबर विधि कहते हैं। ये दोनों तरफ होती है। आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा यदि कोई पूछा जाता है तो मेरे भाई यही विधि आपसे पूछी जाती है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये दोनों तरफ होती है, आप यहां से यहां भी जा सकते हो, यहां से यहां भी जा सकते हो, ठीक है। चलिए लिखिए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद दोबारा अभिकारक नहीं बन सकते, अभिकारक नहीं बन सकते, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है, ठीक है। आसान है। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल लिखिए। अब देखिए, पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को लेते हैं, पर्णहरित की उपस्थिति में जो
पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपसे क्या कर रहा हूं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं वो कौन लेता है मेरे भाई, पेड़ लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और जमीन से क्या लेता है मेरे भाई, पेड़ पानी लेता है। जमीन से पेड़ क्या करता है, पानी लेता है, क्या बनाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब अपना खाना बनाता है, इसका क्या हो गया, पेड़ का खाना हो गया। प्लस में हमको क्या देता है पेड़, ऑक्सीजन देता है। यस या नो, पेड़ हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की स्थिति में। अब ये बताओ मेरे भाई, क्या हम वापस इसको खाना को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं। एक बार यदि प्रक्रिया हो गई, एक बार पेड़ यदि खिल गया तो दोबारा हम उसको मेरे भाई पीछे हम नहीं ले जा सकते हैं। बात समझ में आ गई, वही चीज है। ठीक है, चलिए देखिए इसको हम संतुलित कर देते हैं एक अलग सा समीकरण बना के। देखो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, O6 प्लस O2 वापस हम 2 बार लिख दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से समीकरण को बैलेंस किया जाता है। यहां पे कार्बन कितना है, 6 है, यहां पे कार्बन कितना है, 1। सबसे पहले इसको 6 बना दो। ठीक है, देखो 6 कार्बन हो गया, 6 कार्बन हो गया। यहां हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई, 12 है। इधर टोटल गिनो, इधर कितना है 12, इधर कितना है 2। यदि मैं यहाँ पे 6 का गुणा कर दूंगा तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई ऑक्सीजन को काउंट करो, 6 दूना के 12 ऑक्सीजन, और 12 6 कितना हो गया, 18 ऑक्सीजन हो गया। याद रखना 6 दूना के 12 ऑक्सीजन और 6 कम 6 12, ये और 6 18 ऑक्सीजन हो गए इधर के साइड। इधर भी 18 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 6 ये हो गए, अरे यस या नो, 6 ये हो गए, और हमें भी कितना चाहिए, 18 को बनाने के लिए मेरे भाई इधर टोटल कितने ऑक्सीजन है, 18। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 6, और हमें कितना चाहिए, अभी हमें 12 चाहिए। तो इसमें यदि हम 6 का गुणा कर देंगे तो 6 दूना के 12 और ये 6, इधर भी 18 हो गया ऑक्सीजन, इधर भी 18 हो गया। काउंट आप एक बार कर लेना। ठीक है, देखो ये मैं जो आपको अभिक्रिया लिखाया हूं इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इसको हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। किसकी उपस्थिति में होता है मेरे भाई, सूर्य की उपस्थिति में। ठीक है, सूर्य की उपस्थिति में। ठीक है, सूर्य की उपस्थिति में होता है। ठीक है, हाँ इसमें क्या क्या होता है कि जो सूर्य की उपस्थिति में होता है, लेता क्या है मेरे भाई, इनपुट। पेड़ पौधे लेते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हमको क्या देते हैं, आउटपुट में हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन, जो हम लोग सांस लेते हैं। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं। ठीक है, तो हम लोग मेरे भाई प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को यहीं पे पढ़ लेते हैं ताकि हमें बायोलॉजी में नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमारे चैप्टर में भी दिया है, जब हम रासायनिक अभिक्रिया को एक जगह पढ़ रहे हैं तो जितनी भी अभिक्रिया हमारे पढ़नी है उसको हम एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किस तरीके से होती है, आपके बायोलॉजी के पहले चैप्टर या दूसरे चैप्टर में दिया गया है, इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, पढ़ना एक ही जगह है। ठीक है, हम एक ही जगह पढ़ लेते हैं। हम बार बार अलग अलग जगह पढ़ने से पहले रासायनिक अभिक्रिया एक बार खोलेंगे और हमारा चुपचाप लिखा गया होगा। ठीक है, तो हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हेडिंग लगाइए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, लिखिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, देखो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पेड़ पौधे लेते हैं, नीचे जमीन से मेरे भाई वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और नीचे जमीन से पानी लेते हैं। ये 3 चीज यदि हो है, और ये पत्ती हमारी हरी होनी चाहिए, पत्ती में मेरे भाई नस होनी चाहिए। अगर ये 3-4 चीज है तो मेरे भाई इस रिएक्शन से पेड़ पौधे अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। वो भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं पेड़ पौधे, वो ऑक्सीजन मेरे भाई हम लोग ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधों के द्वारा मेरे भाई हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पेड़ को काट दोगे, ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में हो जाएगा। जब आप दिल्ली एरिया में जाएंगे
बड़े बड़े सिटी एरिया में जाएंगे तो वहां पे आपको ऐसा महसूस होगा कि ऑक्सीजन की थोड़ी कमी महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मेरा जो सांस लेने की क्रिया है ना वो बहुत हल्की हवा है। और जब अपने गांव देहात में यदि आप यहाँ पे रहेंगे ना, यहाँ पे यदि आप वातावरण को यदि आप महसूस करेंगे ना तो यहाँ की हवा मोटी हवा होती है, मतलब भारी हवा होती है, ऑक्सीजन युक्त होती है, ऑक्सीजन होती है इसमें ज्यादा। ठीक है, ऑक्सीजन से पूर्ण होती है हमारे आसपास की हवाएं जो गांव में होती है, क्योंकि यहाँ पे हरियाली होती है, पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं। शहर में मेरे भाई पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में होते हैं, इसलिए वहां पे ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। ठीक है, चलिए देखिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। लिखिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य की ऊर्जा को लेकर, पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जमीन से पानी यानी H2O लेकर पर्णहरिम की उपस्थिति में, मैं आपको बताऊंगा पर्णहरिम क्या होता है। पत्तों में पाया जाने वाला छोटा छोटा जो मेरे भाई नस आपको दिखाई देती है ना, वो पर्णहरिम क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में ग्लूकोज, जब मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक चित्र से आपको बताऊंगा, ग्लूकोज C6H12O6 तथा ऑक्सीजन यानी O2 निर्माण करती है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। हम लोग वही एग्जाम्पल लिख लेंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 पानी के अणु मिलकर C6H12O6 प्लस 6O2 किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश क्या होना चाहिए, पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, और किसकी उपस्थिति में, पर्णहरिम क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहां पर लिखना, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीजें आपसे पूछा जाता है बहुविकल्पी में। ठीक है, 2-4 पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला नंबर पे आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करवानी है तो आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको पर्णहरिम चाहिए। पर्णहरिम क्या होता है, पर्णहरिम पत्तियों में पाया जाने वाला, पत्तियों में पाए जाने वाला
एक रंग द्रव्य तंत्रिका होती है, ठीक है। परडहरिम हो गया, ठीक है। फिर आपको एक जल चाहिए, H2O, जल कहां मिलेगा? जमीन के नीचे से। यदि आप पेड़ पौधों को पानी दोगे तो वो हरे भरे रहते हैं। आगे चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी, CO2। कहां मिलेंगे? वायुमंडल में मिलते हैं, पेड़ पौधे को वायुमंडल में मिलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये 4 चीज मेरे भाई आपको चाहिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए, ठीक है। आसान है, लिख लीजिए। इसके बाद एक और बचा हुआ है, लास्ट हमारा बचा हुआ है चैप्टर का, वो हम उदासीनीकरण अभिक्रिया लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसे लिख लीजिए। लिखिए लास्ट उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको अगले चैप्टर में भर भर के पढ़ना है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो इसकी ट्रिक क्या होती है? अम्ल, एसिड, क्षार, बेस को मिला दो। अम्ल और क्षार को मिलाने पर, ठीक है, लवण, साल्ट प्लस जल का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया को मेरे भाई हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार को मिलाने के बाद लवण और जल प्राप्त होता है उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यही हम लिखने वाले हैं, ठीक है। लिखिए वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अम्ल, एसिड और क्षार को मिलाने पर लवण तथा जल प्राप्त होता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें ये अगले चैप्टर में पढ़ना है, भर भर के पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं तो पूरा ढंग से एक ही जगह लिख लेते हैं, ठीक है। उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जांपल लिख लेना, ठीक है। HCl NaOH। देखो कहीं भी H प्लस होता है हाइड्रोक्साइड, अम्ल होता है, OH माइनस होता है क्षार होता है, ठीक है। OH माइनस इससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग कहां करते हैं? पेट की अम्लता को दूर करने में। ये कैसा है मेरे भाई? क्षार है। जब हमारा पेट दर्द करने लगता है तो हम क्षार का उपयोग करते हैं। पेट में पहले से ही क्या होता है? अम्ल होता है। जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो मेरे भाई रिएक्शन करके उन्हें उदासीन कर देता है, तब जाके हमारा पेट दर्द क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है। ऐसे आप बगल में लिख लेना। H प्लस का मतलब होता है अम्ल, OH माइनस को होता है मेरे भाई क्षार, ठीक है। देखिए क्या बन के तैयार होगा? नमक, फिर क्या होगा? जल। दोनों तरफ संतुलित है, ठीक है। यहां भी सोडियम एक है, यहां भी एक है, यहां क्लोरीन एक है, यहां क्लोरीन एक है, यहां हाइड्रोजन 2 है, यहां भी हाइड्रोजन 2 है, यहां ऑक्सीजन एक है, यहां ऑक्सीजन एक है, ठीक है। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? ये अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है, ठीक है, बेस है। इसी को कहते हैं भस्म, इसी को कहते हैं भस्म, ठीक है। ये क्या है? नमक, साल्ट। ये क्या है? जल, वाटर। और यही तो मैं आपसे कहा था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलने के बाद लवण यानी नमक
और पानी का निर्माण करती हैं, जल का निर्माण करती हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जितनी भी अभिक्रिया मेरे भाई हमारे क्लास 10th में दी गई, हमने सारी अभिक्रियाओं को मेरे भाई 2 या 3 से लेक्चर में हमने खत्म कर दिया और हमने मेरे भाई एकदम ढंग से पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं आपको कभी भी मेरे भाई तीर लगा के कभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा कि ऐसे आपको मैं यहाँ पे लिख दिया और मैं आपको तीर लगा के ऐसे पढ़ा के आपको छोड़ दूं। ठीक है, आप तीर देखते रह जाओगे मेरे भाई, एग्जाम आपका पास आ जाएगा और आपका एक भी चीज कंप्लीट नहीं होगा। मेरे भाई मैं आपको पूरी शिद्दत से पढ़ाना चाहता हूं। मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं मेरे भाई कि आप एक दिन में एक क्लास को कंप्लीट करिए। हम 2 या 3 महीने में या 4 महीने में टोटल के टोटल मेरे भाई हम ये सारा कंप्लीट कर लेंगे। एक आपके पास नोट्स होगा, आप उसको रिवाइज करिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। आपके सामने मेरे भाई आपका जब एग्जाम आएगा आप बेहतर नंबर लेके आओगे, बहुत ज्यादा नंबर लेके आओगे। ठीक है, बढ़िया से पढ़ना, ध्यान रखना अपना, बाकी मेरे भाई आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए, तो कैसी लगी क्लास मुझे जरूर बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। जय हिंद मेरे भाई।